हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ हूँ यूनिट नंबर 3 लेके, जो कि है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ये यूनिट तो आपकी काफ़ी फेमिलियर यूनिट है, आप लोगों ने 12th में बहुत कुछ पढ़ा है। टाइप ऑफ मेटल्स क्या हैं, सेमीकंडक्टर क्या हैं, प्योर क्या है, इम्प्योर क्या है, इंट्रिंसिक क्या है, एक्सट्रिंसिक क्या है, पी टाइप क्या है, एन टाइप क्या है, पीएन को मिला के जंक्शन बनाया था, पीएन डायोड क्या है। पीएन डायोड में कई तरह की डेफिनेशंस होती थी, जैसे डिप्लीशन लेयर है, पोटेंशियल बैरियर है आपका। ये सब चीज़ें आप लोगों ने जो कहना चाहिए पढ़ी हुई हैं। तो इन सब के बारे में मैं बहुत डिटेल में ना डिस्कस करते हुए मैं सीधे अपने मेन क्वेश्चन पे आती हूँ। 3 क्वेश्चन की जो बात हुई है कि मैं आरजीपीवी के लिए मेन आपके 3 क्वेश्चंस ले रही हूँ हर यूनिट के। तो इसमें मैं आपके 2 क्वेश्चंस आज लेने जा रही हूँ। क्वेश्चन इनको मैंने साथ में कंपैरेटिव वे में लिया है, इसलिए लिया है ताकि आपको याद ये बहुत जल्दी और आसानी से हो, कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। क्वेश्चन है आपको क्या किस किस के बारे में बताना है, जीना डायोड के और सोलार सेल के बारे में, किन किन पॉइंट्स के अंतर्गत बताना है, कंस्ट्रक्शन बताना है, वर्किंग बताना है, और कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स मतलब जो आप लोगों ने ग्राफ बनाया था लैब में उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। और दोनों के नाम से अगर आप लोग देखें तो आप लोग आराम से जानते हैं कि जीना डायोड का भी नाम आपने बहुत सुना हुआ है। आप हर जगह एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, रिमोट में हर जगह किसका यूज़ करते हैं, जीना डायोड का करते हैं। सोलार सेल तो आज हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, जिसको फोटोवोल्टाइक सेल भी कहते हैं। आज हर जगह सोलार सेल का यूज़ है। आप लोग जो वॉचेस पहन रहे हैं, आप लोग जो कहना चाहिए कैलकुलेटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, और भी सारा देख रहे हैं, ट्रैफिक लाइट, सब कुछ आजकल किससे होता जा रहा है, सोलार से। तो ये दोनों जो कहना चाहिए दोनों नाम हैं, ये आपके लिए कोई अननोन नेम नहीं है, लेकिन इनके बारे में जानना डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि यदि हम इसका आज इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं तो एक्चुअल में ये दोनों चीज़ें हैं क्या, ठीक है ना। तो स्टार्ट करती हूँ डेफिनेशन से। तो जीना डायोड की डेफिनेशन क्या कहती है कि इट इज़ अ स्पेशली डिजाइंड सिलिकॉन डायोड। जनरली आपका प्योर क्या होता है, या तो जर्मेनियम होता है या सिलिकॉन होता है। तो ये कौन सा है, सिलिकॉन डायोड है। विच इज ऑप्शन टू, किसके लिए हम ऑप्शनाइज करते हैं इसको, किसके लिए हम लेते हैं इसको। इट इज टू ऑपरेट इन द ब्रेक डाउन रीजन। जिन चीज़ों को अंडरलाइन किया है यही बेसिक डिफरेंसेस हैं जो कि एक दूसरे में पाए जाते हैं। इसको जनरली हम किस में ऑपरेट करते हैं, ब्रेक डाउन रीजन में ऑपरेट करते हैं। अब ब्रेक डाउन रीजन क्या है वो हम वर्किंग पढ़ेंगे तो आप उनको पूरा क्लियर करेंगे। तो इसको ऑपरेट करते हैं ब्रेक डाउन रीजन में। और सबसे बड़ी बात कि इसको हम यूज किसके रूप में करते हैं, एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो अगर हम सोलार सेल की डेफिनेशन देते हैं तो सोलार सेल इज ऑल्सो अ पीएन जंक्शन डायोड। ये भी पीएन जंक्शन डायोड ही है, लेकिन यहाँ पे आपने लिखा है कि इसको हम ऑपरेट करते हैं जनरली ब्रेक डाउन रीजन में। और ये जो होता है यहाँ हम कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं करते हैं। दूसरा, इसमें जो है जैसे आपका इसका यूज होता है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, और इसका यूज होता है कन्वर्टिंग ऑप्शन, जो आपका ऑप्टिकल रेडिएशन होता है यानी कि जो सनलाइट है उसको ये किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये इनके जो भी अंडरलाइन वाले पॉइंट्स हैं उनको ध्यान दें कि यही इनके क्या है, डिफरेंसेस हैं। यहाँ जरूरत बहुत मतलब यहाँ पर आपको ब्रेक डाउन रीजन अप्लाई कराना है, जबकि यहाँ पे कोई आपको जरूरत नहीं है बाइसिंग की, कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं कराना है। यहाँ पर आपको जो है ये वोल्टेज रेगुलेटर है, तो ये किसको कन्वर्ट कर रहा है, ऑप्टिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है ना। अब आते हैं यदि हम कंस्ट्रक्शन पे, कंस्ट्रक्शन कैसे बनाया जाता है। इट इज डिजाइंड बाय वेरिंग द डोपिंग लेवल सच दैट, किस तरह से डोपिंग लेवल क्या करते हैं, हाई रखते हैं, बहुत इस तरीके से इसको मैनेज करते हैं कि इसको जो ब्रेकडाउन रीजन में हमको ऑपरेट कराना है कि इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज हो ये फिक्स हो, कितना हो, कहां से कहां तक हो, 2 to 200 वोल्ट तक हो। कितना हो, 2 to 200 वोल्ट। मतलब एक कहना चाहिए वोल्टेज का जो आपका साइज है वो क्या हो गया, फिक्स हो गया है। और इन शॉर्ट में बोलूं तो ये बोल सकती हूँ कि इसमें जो इम्प्योरिटी होती है वो कैसी मिलाते हैं, मैक्सिमम। अब क्यों मिलाते हैं वो सब वर्किंग बताते समय ही आपको समझा पाऊंगी। तो इसमें मैक्सिमम इम्प्योरिटी है। और यदि मैं इसको देखूं तो ये भी किससे मिलके बनता है, पीएन जंक्शन डायोड से। तो भी इसमें कोशिश ये करते हैं कि यहाँ पे जो आपकी एन टाइप की लेयर होती है, यानी कि जो अपर लेयर एन टाइप की होगी उसको हम बहुत पतला रखते हैं, थिन रखते हैं। अब क्यों रखते हैं वो भी अपन उसमें देखते हैं। वेयर द लेयर ऑफ एन टाइप इज वेरी थिन,
एंड इम्प्योरिटी लेवल यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ इम्प्योरिटी लेवल जो होता है कैसा होता है, नॉर्मल होता है। सिंबल की बात करें तो ये जो इसका सिंबल है, जो आप लोग जनरली डायोड बनाते हो, डायोड में आप लोग इसको जो स्ट्रेट रखते हो, इसमें ये हल्का सा मुड़ा हुआ होता है, आप ऐसा बोल सकते हैं ये जेड के आकार का होता है जीना डायोड है तो। और ये जो सिंबल होता है इसमें एक बैटरी का शो करता है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, और ऊपर से ये रेडिएशन जो है ये प्रकार का सनलाइट है। तो ये इनके आपके कितने पॉइंट्स पर डिफरेंस आपने देखा, डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन, सिंबल। और अब हम आते हैं किस पर, इसकी वर्किंग पर, जहां आपको ये जो वर्ड्स थोड़े से अननोन लग रहे हैं इनसे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि ये वर्किंग किस तरीके से करते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट्स अपने हो चुके हैं। 3 पॉइंट्स में हमने डेफिनेशन देखा, हमने क्या देखा, इसका कंस्ट्रक्शन देखा, और क्या देखा, सिंबल देखा। इसके बाद में 4th पॉइंट पे आते हैं, और 4th पॉइंट है डायग्राम। डायग्राम यदि हम देखें तो देख के समझ में आ रहा है कि ये अगर जीना डायोड है और अगर ये बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव से जुड़ा है, तो डेफिनेटली किस में जुड़ा हुआ है, रिवर्स वाइज में। तो जनरली जो जीना डायोड होता है उसको हमेशा हम किस में यूज करते हैं, रिवर्स वाइज में ही करते हैं। क्यों करते हैं उसको हम वर्किंग में समझते हैं। और ये जो है आपका इस तरीके से यहाँ जो वोल्टेज आपको जनरेट होता है वो वोल्टेज क्या कहलाता है, जीनर वोल्टेज कहलाता है। इसको जिसने हम किससे शो किया हुआ है, VZ से। अब यदि मैं सोलार सेल का देखूं तो इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताती हूँ जब मैं इसकी वर्किंग बताती हूँ। फिलहाल मैं आपको जो कि वर्किंग लेंदी है तो मैं अभी फिलहाल आपको किसकी समझा रही हूँ, जीना डायोड की समझा रही हूँ। जीना डायोड की वर्किंग काफी लेंदी है, आप उसको 3 पॉइंट के अंतर्गत याद कर लें तो ज्यादा बेहतर है। फर्स्ट पॉइंट जीनर इफेक्ट, सेकेंड पॉइंट आपका एवलांच इफेक्ट, एंड थर्ड पॉइंट इज वोल्टेज रेगुलेशन। 3 पॉइंट के अंतर्गत याद कर लें। अब जीनर इफेक्ट क्या होता है, जीनर इफेक्ट मतलब क्या होता है कि एट वोल्टेज ऑफ नियरली 6 वोल्ट, यानी जब लगभग आप कितना करते हैं, 6 वोल्ट अप्लाई करते हैं, या आप क्या कहते हैं उससे कम करते हैं, तो क्या होता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायोड बिकम्स सफिशिएंटली, मतलब इतना सफिशिएंट हो जाता है ये फील्ड कि ये क्या कर सकता है, इजेक्ट आउट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कोवैलेंट बॉन्ड्स। मतलब यहाँ अब कौन से इलेक्ट्रॉन आए, सवाल ये उठता है यहाँ कौन से इलेक्ट्रॉन आए, और दूसरी बात इसको हमने रिवर्स वाइज में यूज क्यों किया। ठीक है ना, तो इसको समझाने के लिए अब मैं आपको थोड़ा सा कहना चाहिए, मुझे बैक में जाना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा, जो मैं आपसे बात कर रही थी कि आप लोग बेस पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। मैं अगर उसको ड्रॉ करना चाहूँ तो मैंने आपको बोला कि हम पीएन डायोड को जनरली किसमें कनेक्ट करते हैं, हम इसको कनेक्ट करते हैं किसमें, रिवर्स वाइज में। ठीक है, तो ये मैंने मान लिया ये आपका एन जंक्शन है और ये मान लीजिए आपका पी जंक्शन है। पी है पॉजिटिव टाइप है, मेजॉरिटी किसकी है, होल्स की है, लेकिन माइनॉरिटी किसकी है, इलेक्ट्रॉन्स की। यहाँ एन टाइप है, मेजॉरिटी किसकी है, इलेक्ट्रॉन्स की है, लेकिन हाँ कुछ होल्स यहाँ भी हो सकते हैं। ठीक है ना, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। इस पीएन डायोड को मैंने किससे जोड़ा, बैटरी से। पहले नंबर बाइसिंग सीखें, रिवर्स वाइज में जोड़ रहे हैं। एन फॉर नेगेटिव, रिवर्स नेगेटिव किससे जुड़ेगा, पॉजिटिव से, और P फॉर पॉजिटिव तो किससे जुड़ेगा, नेगेटिव से। तो बाइसिंग याद रहे रिवर्स की, ये कनेक्शन कैसे होते हैं, N पॉजिटिव ही है और आपका P जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव से। अब जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देख लें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इस जंक्शन के पास होंगे और जो होल्स इस बिल्कुल जंक्शन के पास होंगे, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन जो है इन होल्स को क्या करेंगे, फिल करने की कोशिश करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ से निकला, तो यहाँ पर जो चार्ज आता है, मतलब जो न्यूक्लियस पे चार्ज बचा, डेफिनेटली वो क्या बचा, पॉजिटिव। और यहाँ चूंकि इलेक्ट्रॉन्स आए हैं और इन्हें एक्सेप्ट किए हैं, तो यहाँ चार्ज हो गया क्या आपका, नेगेटिव। तो ये जो कहना चाहिए रीजन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है किसमें आके समा चुके हैं, किसको फिल कर चुके हैं, होल्स को, तो डिफ्यूज हो चुके हैं। तो ये जो डिफ्यूज हो चुके हैं, इस कारण ये जो कहना चाहिए रीजन होता है, इसको हम बोलते हैं अनकवर्ड रीजन, क्योंकि यहाँ पर अब चार्ज नहीं बचा है, चार्ज डिफ्यूज हो चुका है, ये इलेक्ट्रॉन
कहाँ आ चुके हैं, इन होल्स में। और यहाँ चूंकि पॉजिटिव बन गया है, और यहाँ क्या बोला मैंने आपको, यहाँ कौन सा चार्ज आ चुका है, पॉजिटिव, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है, यहाँ एक्सेप्ट किया गया है, तो यहाँ क्या आ चुका है, नेगेटिव। लेकिन अब यदि इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर ये होल्स की तरफ अब अट्रैक्ट होना चाहेंगे, तो इनके लिए ये पॉजिटिव की क्या खड़ी होगी, दीवार खड़ी होगी, क्योंकि अब इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जो है आपका, ये पॉजिटिव की तरफ तो आना चाहेगा, बट यहाँ जो दीवार खड़ी है ये किसकी खड़ी हुई है, नेगेटिव की। तो इलेक्ट्रॉन इस जो आपका इनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव है, तो ये इससे क्या होगा, रिपेल ही होगा, यहाँ नहीं आ पाएगा। यहाँ का होल जो कि यहाँ आना चाहता है, वो इस पॉजिटिव वॉल के कारण, इसके ऊपर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वॉल है, ये यहाँ से रिपेल होगा। तो एक प्रकार से इस आवागमन को क्या कर दिया, रोक दिया। इसको रोक देता है, कौन रोक देती है, ये जंक्शन पे बनी लेयर। तो इसी लेयर को कहते हैं, इसी लेयर को कहते हैं क्या, डिप्लीशन लेयर। इसको हिंदी में बोलते हैं अवक्षय परत, मीन्स डिके होने लगना, करंट के डिके के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये लेयर, ठीक है ना। अब यदि इसी लेयर के कारण क्या होता है, हमें बायसिंग की जरूरत पड़ती है कि यदि हमको इधर से इधर भेजना है या इधर से इधर करना है। अब चूंकि आपने रिवर्स में, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम इसको रिवर्स में क्यों करते हैं, उसके कारण मेरे को आपको इतना बेस पे लेके जाना पड़ा, ठीक है। अब रिवर्स में मैंने यदि इसको क्या किया, कनेक्ट किया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ खींचना शुरू होंगे, इस तरफ खींचना शुरू होंगे। और ये होल्स जो हैं ये किस तरफ खींचना शुरू होंगे, इस तरफ खींचना शुरू होंगे। तो ये शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन की उधर हो गई, होल्स की इधर हो गई। तो जो डिप्लेशन लेयर इतनी थी, अब जो डिप्लेशन लेयर हुई वो कितनी हो गई, अब बड़ी हो गई। डिप्लेशन लेयर क्या हो गई, चौड़ी हो गई। इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो चुका है। इसका डायरेक्शन क्या है आपका, पॉजिटिव टू नेगेटिव, लगभग वही डायरेक्शन है जो इसका डायरेक्शन है। तो ये जो डिप्लेशन लेयर क्या हो गई, क्या आप बोलते हैं ना कि रिवर्स वाइज में डिप्लेशन लेयर बढ़ जाती है। तो क्यों बढ़ जाती है, ऐसे बढ़ जाती है, तो करंट का आवागमन और ज्यादा क्या हुआ, अफेक्ट हुआ। लेकिन जब आप क्या करते हैं, पहला पढ़ना शुरू करते हैं, अब मैं पहला पढ़ती हूँ। पहला होता है जीनर इफेक्ट। किस वोल्टेज पर, एट वोल्टेज ऑफ नियरली 6 वोल्ट या उससे कम, यानी लगभग जब 6 वोल्ट की वोल्ट होता है या उससे कम होता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायोड बिकम सफिशिएंट। कितना सफिशिएंट हो जाता है, टू इजेक्ट आउट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कोवैलेंट बॉन्ड्स। कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएं, कितने हो जाते हैं, या किस में से निकलना क्या हो जाएं, शुरू हो जाएं। तो इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड से निकलना कब शुरू होंगे, तो उनको कहना चाहिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में हैं, तो जब ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, डेफिनेटली ये तो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव की तरफ ही अट्रैक्ट होंगे। जैसे ही आपने क्या किया, वोल्टेज अप्लाई करना शुरू किया, ये वोल्टेज भले ही कितना हुआ, 6 वोल्ट हुआ, इनको तो एनर्जी मिली, और ये एनर्जी लेके ये तो कोशिश इसी तरफ करने की कोशिश चलेंगे। तो ये जो है, इनको इतनी सफिशिएंट एनर्जी मिल जाएगी कि ये इनको ये जो नेगेटिव की जो वॉल है ये इसको असर नहीं करेगी। इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि ये किसकी तरफ ट्रांजिट कर जाएंगे, डिप्लेशन लेयर की तरफ ट्रांजिट कर जाएंगे, ठीक है ना। मैंने इसको बोला अनकवर्ड रीजन। बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि इधर तो कुछ नहीं बचा, इधर खाली हो गया। इधर खाली नहीं हुआ है। मैंने आपको पहले नंबर जब इसका कंस्ट्रक्शन बताया था, तो क्या बताया था कि जो बेसिक प्लेट होती है वो किसकी है, सिलिकॉन की है। तो अगर सिलिकॉन मैंने बोला, मतलब ये है कि यहाँ किसके एटम बैठे हुए हैं, सिलिकॉन के हैं, जिसमें आपने क्या किया, एक तरफ आपने पी टाइप की डोपिंग कर दी, यहाँ पर इस तरफ आपने पी टाइप मटेरियल की डोपिंग कर दी, इधर आपने क्या कर दिया, एन टाइप मटेरियल की डोपिंग कर दी।
मान लो आपने जो पी टाइप में है, मान लो आपने यहाँ एल्यूमिनियम की डोपिंग कर, समझते हैं कई ऐसे जो टाका लगाना मेटल है, क्योंकि यहाँ आपने मान लो एक डोपिंग कर दी और यहाँ पे आपने एल्यूमिनियम से कर दी इस तरफ, और यहाँ आपने किससे किससे कर दी, मान लो यहाँ आपने एन टाइप है तो आप ले सकते हैं क्या, फॉस्फोरस ले लीजिए, आपने फॉस्फोरस की कर दी डोपिंग, ठीक है ना। तो यहाँ एल्यूमिनियम का आपने क्या कर दिया, कई ऐसे टाका लगा दिया, यहाँ आपने किसका लगा दिया, उसका फॉस्फोरस का लगा दिया। तो क्या हो गया कि बेस जो है, बेस का बेस नहीं हटा है। कंफ्यूजन यहाँ होता है बच्चों को कि बेस भी हट गया, बेस तो बेस के एटम तो ऑलरेडी मौजूद हैं, वो किसके मौजूद हैं, वो सिलिकॉन के, लेकिन उसके ऊपर आपने यहाँ पी टाइप का एक आध क्या किया है, एटम इंट्रोड्यूस करा दिया, और इधर किसका करा दिया, एन टाइप का। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि इनको ये नेगेटिव का असर नहीं होगा, सफिशिएंट एनर्जी ले लेंगे ये 6 वोल्ट पर, तो ये किसके अंदर एंटर कर जाएंगे, इस डिप्लेशन लेयर के अंदर एंटर करेंगे, और ये यहाँ वाले सिलिकॉन से बनाया होगा। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होना शुरू हो गए, टूटना शुरू हो गए। तो मान लो इसने पहला कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। तो इसको आपने क्या कहा, जीनर इफेक्ट, ठीक है ना, क्या कहा, जीनर इफेक्ट। अब क्या होगा, अब एक आया था, एक ने ये कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ा, तो अब कितने हो गए, 3 हो गए। अब ये 3 क्या करेंगे, वो है अगला इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं एवलांच इफेक्ट। एवलांच के बारे में आपने सुना होगा, बर्फ का जो होता है, जब बर्फ पिघलना शुरू होती है तो बर्फ का एक टुकड़ा क्या होता है, पिघल के नीचे गिरेगा, वो नीचे वाले टुकड़े को क्या करेगा, फोर्स देगा, वो वाला टुकड़ा टूटेगा, और अब ये दोनों क्या हो चुके हैं, बर्फ की जो खासियत होती है कि दोनों जैसे कंबाइंड मतलब इकट्ठे हो चुके हैं। अब ये दोनों अपने इकट्ठे प्रेशर के साथ और नीचे आएंगे, और नीचे वाले टुकड़े को तोड़ेंगे, और नीचे आएंगे। इस तरह से जब ऊपर से पहाड़ से नीचे गिरता जाता है बर्फ, वो टूटता चला जाता है, और अपने साथ जो कहना चाहिए और जो पीसेस तोड़ता है उनको अपने अंदर क्या करता जाता है, कंबाइन करता जाता है, और एट लास्ट वो एक बड़ा कहना चाहिए बर्फ की सिल्ली का रूप ले लेता है, जो कहाँ गिरता है, फिर नीचे गिरता है। बिल्कुल वही इफेक्ट ये है एवलांच इफेक्ट। तो एवलांच इफेक्ट में क्या होगा कि जब आपकी वोल्टेज 6 वोल्ट से बढ़ जाती है, एट वोल्टेज ऑफ ग्रेटर देन 6 वोल्ट, जब आपकी वोल्टेज कितनी बढ़ जाती है, 6 वोल्ट से बढ़ जाती है, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड एंड गेन सफिशिएंट एनर्जी टू नॉक ऑफ बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, एंड करंट क्या हो जाता है, सडनली क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब ये नॉक ऑफ क्या है, नॉक ऑफ क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, मैंने कहा एक तो आया जो यहां से माइनॉरिटी चार्ज का इलेक्ट्रॉन, इसने एक कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ दिया, ये कोवेलेंट बॉन्ड टूटा, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए, 2 तो ये हो गए और एक तो ये आया ही था, टोटल कितने हो गए हैं, 3। अब इनको आपने कि वोल्टेज 6 वोल्ट से भी क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो वोल्टेज जैसे बढ़ेगा, तो चूंकि यहाँ आप इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन देख रहे हो सेम है, तो डेफिनेटली उसका जो रिजल्टेंट होगा वो किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। तो जैसे वोल्टेज बढ़ता है, एनर्जी क्या बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन्स की, किन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ेगी, इनकी एनर्जी क्या होगी, और बढ़ेगी, और ये क्या करेंगे, ये नॉक ऑफ क्या करना शुरू कर देंगे, किसको, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को। यानी अभी तो एक इलेक्ट्रॉन आया था जिसने क्या तोड़ा था, कोवेलेंट बॉन्ड, अब ये जो टूटे हुए 3 इलेक्ट्रॉन है, इनकी एनर्जी इतनी होती जाती है कि ये बाद इनके संपर्क में जो भी एटम्स आते जाते हैं, ये उनके बॉन्ड क्या करते हैं, तोड़ना शुरू कर देते हैं। मतलब ये 3 होंगे, अभी 3 मिलके क्या करेंगे कि जितने आप एटम उनको रास्ते में मिलेंगे, उन सबके क्या करते जाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड क्या करते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको नॉक ऑफ करना। यानी अब खुद ही ये इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि ये क्या करते जाते हैं, अंदर के एटम्स को क्या करते जाते हैं, तोड़ते जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ेंगे, ये कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को बढ़ना क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी मतलब करंट जो होगा सडनली क्या हो जाएगा, बहुत इंक्रीज हो जाएगा, जो आपने ही बनाया हुआ है। कि यहाँ तक तो वो स्थिति थी कि जब तक आपका क्या हो रहा था
कि ये चूंकि चौड़ाई बहुत ज़्यादा थी तो करंट इनको इतनी एनर्जी सफिशिएंट नहीं मिली थी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को कि ये क्या कर सकें, इस वॉल का जो इफेक्ट है उसको क्या कर सकें, क्रॉस कर सकें। इसके कारण ये रुके हुए थे, कहाँ नहीं बढ़ पा रहे थे इधर तक, तो आपका करंट भी लगभग इस तरह का आपका चला आ रहा था। लेकिन जैसे ही इनको एनर्जी सफिशिएंट मिली 6 वोल्ट पे, ये तुरंत एंटर किए अंदर, और उससे ज़्यादा हमने जैसे ही वोल्टेज किया तो अंदर ये घुसे, एक कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ के इन 3 ने क्या किया, बाकी सबके कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ना। जो कोवेलेंट बॉन्ड दूसरे का टूटा उससे जो 2 फ्री हुए, तो अब कितनों ने तोड़ना शुरू कर दिया, 5 ने तोड़ना शुरू कर दिया। 5 ने फिर अगले को तोड़ा, मान लो 2 को और मिला तो 7 ने तोड़ना शुरू कर दिया। इस तरह से एवलांच बनते 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 क्या होता है, करंट क्या हो जाता है, सडनली क्या हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है। इसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन। इसी को हम बोलते हैं क्या, ब्रेक डाउन। मतलब ब्रेक क्या हो चुके हैं, टूट चुके हैं। ठीक है, अब है वोल्टेज रेगुलेशन। तो मैंने क्या कहा था कि आपको पॉइंट वाइज याद करना है। तो पहला पॉइंट याद रखेंगे आप ज़ीनर इफेक्ट, दूसरा पॉइंट याद रखेंगे क्या, एवलांच इफेक्ट। ज़ीनर इफेक्ट को आप याद रखने के लिए याद कर लें मेरी तरफ से कि आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं क्या, कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से याद रख लेना। इसको एवलांच इफेक्ट को आप याद रख लेना किससे, आपका कि आपके जो मैंने बोला नॉक ऑफ के नाम से याद रख लेना। तो यहाँ या मैंने लिखा हुआ था ना जैसा, इसको कोवेलेंट बॉन्ड के नाम से याद रखना कि यदि इसको हमको डिस्क्राइब करना है तो हमें कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ना बताना है, और यदि हमें इसको डिस्क्राइब करना है तो हमें क्या बताना है, नॉक ऑफ बताना है। ठीक है ना। और थर्ड जो है, थर्ड कहलाता है आपका क्या, वोल्टेज रेगुलेशन। हमने पहले भी बताया कि इसको एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं। तो देख लीजिए क्या होता है कि ड्यू टू ज़ीनर एंड द एवलांच इफेक्ट, दोनों इफेक्ट हुए बिलो द 6 वोल्ट अबव द 6 वोल्ट। ठीक है, देयर इज अ सडन इंक्रीज, एकदम से करंट क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सडनली बहुत बढ़ गई। ठीक है, थ्रू द डायोड्स बियॉन्ड द ब्रेकडाउन रीजन। मतलब क्या होता है कि फॉर अ स्मॉल चेंज इन वोल्टेज, अब अगर हम इस वोल्टेज में जरा सा भी चेंज करते हैं, और हमने देखा होगा प्रैक्टिकल में कि हमारी नीडल जो होती है वो लास्ट पर जाके एकदम पहुंच जाती है। तो फॉर अ स्मॉल चेंज इन वोल्टेज देयर इज अ वेरी लार्ज चेंज इन करंट। थोड़ा सा वोल्टेज चेंज होता है तो करंट में क्या होता है, बहुत ज्यादा चेंज होता है। दिस फिनोमिना इज यूजफुल इन वोल्टेज रेगुलेशन। क्यों, क्योंकि ये देखिए, जबकि यहाँ पे आपका वोल्टेज अब आप कितना भी बढ़ाते, आप यहाँ पे वोल्टेज, ये देखिए करंट जो है, करंट की वैल्यू आप चूंकि आप रिवर्स वाइज में यहाँ बनाते हैं, नेगेटिव कंपोनेंट में बनाते हैं आप ग्राफ को, करंट की वैल्यू आपकी लगातार बढ़ती भी जा रही है। उसके बावजूद भी यदि हम ऊपर की तरफ देखें तो वोल्टेज क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है। यहाँ वोल्टेज फिक्स है, करंट कितना भी बढ़ जाएगा बट वोल्टेज हमेशा क्या है, फिक्स है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, वोल्टेज रेगुलेशन। तो इस तरीके से ज़ीनर डायोड काम करता है। इस बीच में मैंने आपको कई इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बताई हैं। अनकवर्ड रीजन क्या है, डिप्लीशन लेयर क्या है, रिवर्स बायस किस तरह से काम करती है, नॉक ऑफ वोल्टेज क्या कहलाती है, एवलांच इफेक्ट क्या है, ज़ीनर इफेक्ट क्या है। तो ये सारी चीजें आपको वाइवा में भी पूछी जा सकती हैं। ज़ीनर इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ के इधर आना, एवलांच इफेक्ट में उस इलेक्ट्रॉन के द्वारा कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ना, और वो कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की भी एनर्जी सफिशिएंट लार्ज हो जाना, और वो क्या करने लगे, बाकी के भी एटम्स की क्या करने लगे, कोवेलेंट बॉन्ड्स तोड़ना शुरू कर दें। ठीक है ना। तो कुल मिला के वर्किंग आप 3 पॉइंट्स के अंतर्गत लिखेंगे। ये 3 पॉइंट, ज़ीनर, एवलांच और वोल्टेज रेगुलेशन, ये वर्किंग है, यही एप्लीकेशन है इसका सबसे बड़ा, किसका, ज़ीनर इफेक्ट का। ये ग्राफ आपने इस तरह का बनाया हुआ था ऑलरेडी लैब में। ठीक है ना। अब मैं स्टार्ट करती हूँ वर्किंग किसकी समझाना आपको, सोलार सेल की। ओके, अभी भी बिफोर स्टार्टिंग सोलार सेल एक बात दिमाग में आती है कि इसमें इम्प्योरिटी का रोल क्या रहा, ज़ीनर डायोड में इम्प्योरिटी का रोल क्या रहा, या आम पीएन डायोड जो कि हम वो भी रिवर्स वाइज में यूज कर सकते हैं, उससे इसमें अंतर क्या रहा। तो उसके लिए भी एक थोड़ा सा एक बारीकी से और समझना कि एक ये नॉर्मल कंडीशन होती है कि मान लो ये क्या है, आपका पीएन डायोड है, जिसमें एक तरफ पी टाइप इम्प्योरिटी मिलाई है, एक तरफ क्या मिलाई है आपने, एन टाइप इम्प्योरिटी मिलाई है। ये बीच में जो है आपका डिप्लीशन लेयर है। ये इम्प्योरिटी कम है, 2-2 एटम है, यहाँ भी आपके 2-2 एक लाइन बना हुआ है। ठीक है। अब जब आपने ज़ीनर डायोड लिया तो उस स्थिति में आपने इम्प्योरिटी क्या कर दी, बढ़ा दी। तो यहाँ 2 की जगह अभी लाइन कितने की है, 4-4 की है, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या ज़्यादा है। तो अगर ज़्यादा भरेंगे तो डेफिनेटली जो ये बीच का एरिया है ये क्या हो जाता है, पतला हो जाता है।
फॉर्मूले के थ्रू हम ये जानते हैं कि वोल्टेज का फॉर्मूला जनरली क्या होता है, ई डॉट डी। ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और डी होता है आपका डिस्टेंस प्लेट्स के बीच में। तो ये जो प्लेट है हमारी, ये जो कि यहाँ से गया है तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, जिसको आप नाम क्या दे रहे हैं, डिप्लेशन लेयर। तो इसकी अब जो थिकनेस है, ये थिकनेस तो क्या हो गई है, कम हो गई है, लेकिन वोल्टेज तो हमारा कांस्टेंट रखना है क्योंकि हमारा वोल्टेज रेगुलेटर जैसे यूज करना है। तो यदि ये कम है तो बनी बात है ये बढ़ना चाहिए। तो ये बढ़ गया। ये क्यों बढ़ गया, क्योंकि आपने जो बैटरी कनेक्ट की थी उसको भी आपने रिवर्स वाइज में कनेक्ट किया था। तो रिवर्स वाइज में था तो ये जो एन टाइप था वो पॉजिटिव से कनेक्टेड था, ये किससे था, नेगेटिव से कनेक्टेड था। तो जो शिफ्टिंग हो, जो मैंने आपको पहले भी बताई, शिफ्टिंग तो होती है, बट ये जो है ये काफी क्या है, पतला है। तो ये अगर चौड़ा होता भी है तो ये उतना चौड़ा नहीं हो पाता है जितना किसमें हो जाता है, आर्म डायोड में हो जाता है। तो अब E की वैल्यू अगर हम यहाँ डायरेक्शन लें तो क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इधर भी E की वैल्यू लें तो कहाँ से कहाँ होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यदि दोनों तरफ एक ही डायरेक्शन है तो डेफिनेटली यहाँ जो E की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इंक्रीज ही होगी, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा प्लस होगा, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। ठीक है ना। तो अगर D पतला हो रहा है तो बढ़ कौन रहा है, E बढ़ रहा है। तो इस तरीके से कहना चाहिए ये एक दूसरे को क्या किए हुए हैं, बैलेंस किए हुए हैं, और वोल्टेज क्या बना हुआ है, कांस्टेंट बना हुआ है, क्योंकि एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं। हमने आपको ग्राफ के थ्रू भी समझाया। तो ये वो रीजन है आपको बताने का कि इसलिए इसमें इम्प्योरिटी ज्यादा मिलाते हैं, क्योंकि अगर हम इम्प्योरिटी कम मिलाते तो आपका एक आम डायोड में क्या होता है कि जब यहाँ पर वो वाला इफेक्ट होता है, कौन सा इफेक्ट, कि जिसमें इलेक्ट्रॉन जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का होता है सफिशिएंट एनर्जी लेके आता है, किसमें एंटर करता है, डिप्लीशन लेयर में क्या करता है, एंट्री करता है। तो यहाँ क्या होता है, उसको ई तो यहाँ पर भी ज्यादा ही मिलता है, लेकिन यहाँ उसको इसकी जो चौड़ाई होती है जो कि वो बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ उसको जो कांटेक्ट में आने वाले एटम्स होंगे वो भी क्या होंगे, उतने ज्यादा होंगे। एटम्स मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिखाए थे। तो एटम्स की संख्या यहाँ क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो वो ज्यादा से ज्यादा एटम को क्या करेगा, पहले तो कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ेगा, और कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ के वो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, नॉक ऑफ करेंगे दूसरों को, तो दूसरे तोड़ेंगे। तो मतलब जीनर इफेक्ट होगा, एवलांची इफेक्ट होगा। लेकिन जो एवलांची इफेक्ट यहाँ पर होगा एक सामान्य डायोड में, वो एवलांची इफेक्ट क्या करेगा, करंट तो मैक्सिमम पैदा करेगा, ब्रेकडाउन रीजन तो पैदा करेगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर ये बार बार क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बहुत सारे टूटते हैं, और जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं तो डेफिनेटली हीट जनरेट होती है, और हीट जनरेट होने के कारण जनरली क्या होता है, जंक्शन जल जाता है। वो चीज यहाँ नहीं हो पाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो है जंक्शन जो है उतनी चौड़ाई से क्या है, उसकी चौड़ाई तो भी बहुत कम है, इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लेके निकला है, सफिशिएंट एनर्जी लेके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का, ये पहुंचेगा तो डिप्लीशन लेयर में। बट डिप्लीशन लेयर में मान लीजिए पहले चौड़ाई ज्यादा थी तो ये कम से कम 10 एटम को क्या करता था, कॉन्ट्रैक्ट करता था। तो अब ये मात्र कितने को कर पा रहा है, 2 को कर पा रहा है। तो ये कितनों के कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ पाएगा, सिर्फ 2 के तोड़ पाएगा। वहां किसके तोड़ रहा था, 10 के तोड़ रहा था। तो वहां इलेक्ट्रॉन्स फ्री ज्यादा हो रहे थे, और क्या हो रहा था, कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ने में हीट की भी क्या हो रही थी, बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। यहाँ क्या हो जाएगी, हीट उतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ये क्या है, लेयर क्या है, पतली है। इस चक्कर में यहाँ उतनी हीट नहीं डेवलप हो पाती है, इसलिए ये जंक्शन जो है जल नहीं पाता है। ये भी सबसे बड़ा फायदा है किसका, ज़ीनर डायोड का, कि ज़ीनर डायोड में जंक्शन जो होता है वो नहीं जलता है, जबकि आम जो आपका पीएन डायोड होता है जब वो रिवर्स बायस में यूज होता है तो जंक्शन जल जाता है। ये वो रीजन क्लियर कर रही हूँ जो मैंने बार बार आपको अंडरलाइन किया था कि इम्प्योरिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अब आते हैं हम अपने सोलार सेल पे। तो सोलार सेल की यदि मैं वर्किंग देखूँ तो आपको पता ही है कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1 by 1 कि व्हेन अ फोटोन ऑफ लाइट एनर्जी, मतलब जो सनलाइट आ रही है डेफिनेटली वो हम किसके फॉर्म में मानते हैं, क्वांटम में फोटोन के फॉर्म में मानते हैं। तो ये जो सनलाइट आ रही है कोलाइड्स विद द बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल। मतलब ये जो सनलाइट आ रही है ये किसके थ्रू आते हुए, एक यहाँ फिंगर टाइप की लगी होती है। ये फिंगर क्यों लगी होती है, इसको हम बोलते हैं क्या, आपका मेटेलिक फिंगर्स। ठीक है, ये क्यों लगाई है मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो ये लाइट जो है इन फिंगर मेटेलिक फिंगर्स में से, मतलब लोहे की कहना चाहिए, इस तरह की फिंगर्स होती हैं, इनसे होते हुए कहाँ आती है, जो आपका टॉप पे रहता है। टॉप पे मान लीजिए क्या है, आपका एन टाइप है। अब एन टाइप की जो लेयर है हमने कैसी रखी हुई है, बहुत पतली रखी हुई है,
और पी टाइप की लेयर एन टाइप से क्या है, थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ये जो सनलाइट आएगी वो सबसे पहले किस पर आएगी, मान लीजिए किस पर आई, एन टाइप पे आई। तो एन टाइप में आपको पता है कि एन टाइप में किसकी संख्या ज़्यादा है, किसकी संख्या ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है। पी टाइप में किसकी संख्या ज़्यादा है, होल्स की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, तो जैसे ये लाइट आती है तो ये क्या करती है, इट इम्पैक्ट्स सफिशिएंट एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। इसने इलेक्ट्रॉन को क्या दी, सफिशिएंट एनर्जी दी टू लीव इट द पेरेंट्स एटम। ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी दे देगा कि क्या करेंगे, ये अपने एटम को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो ये स्थिति कब हुई कि जब ये आई लाइट ये एन टाइप से होती। इसको पतला क्यों रखा, सबसे पहला रीजन इसको पतला इसलिए रखा ताकि ये लाइट पास होते हुए तुरंत कहाँ आ जाए, तुरंत किसके ऊपर आती है, काम यहाँ पे भी यही करती है, कौन, डिप्लीशन लेयर। तो ये लाइट इससे पास होते हुए कहाँ आती है, डिप्लीशन लेयर में। फिर मेरी पुरानी वाली बात ना भूलें कि यहाँ डोपिंग जरूर है पी और एन की, बट डिप्लीशन लेयर में भी एटम होते हैं। किसके एटम होते हैं, जो भी मटेरियल, जो भी प्योर सेमीकंडक्टर आप बेस के लिए यूज करते हैं। तो ये जब ये लाइट क्या होगी, इन एटम्स पे आएगी, तो ये एटम क्या होते हैं, यही लिखा हुआ है कि ये क्या करते हैं, सफिशिएंट एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को टू लीव द पेरेंट एटम। ये अपने एटम को क्या कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं। कैसे छोड़ेंगे, क्योंकि ये अपना वही कोवेलेंट बॉन्ड बना के बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन के इसको जो फोटोन की एनर्जी आई, इसने ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या कर दिए, तोड़ना शुरू कर दिए और ये इलेक्ट्रॉन फ्री होना शुरू हो गए। ठीक है, सेकंड में क्या होता है कि एज अ रिजल्ट फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर जनरेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द जंक्शन। अब क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, चूंकि आपका डिप्लीशन लेयर है, तो ये डिप्लीशन लेयर में आपका एन टाइप की तरफ क्या क्रिएट हो जाता है, पॉजिटिव, और इधर क्या क्रिएट हो जाता है, नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है सफिशिएंट एनर्जी लेंगे और ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसके, ये पॉजिटिव की तरफ। और ये चूंकि ये बहुत पतला होता है तो ये इसको क्या करते हैं, पार करते हुए किसकी तरफ बढ़ते हैं। तो चूंकि यहाँ पर हमने बाइसिंग तो की नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गैदर्ड होंगे, तो इसके लिए हम इसके ऊपर एक मेटेलिक प्लेट लगा देते हैं, मेटल की प्लेट लगा देते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इस मेटेलिक प्लेट के जो फिंगर्स होती हैं, इन पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन या क्या होने, गैदर होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब आप बोलेंगे कि इसको पतला क्यों रखा, पतला इसलिए रखा ताकि जो लाइट है, अगर मैं इसकी मोटाई ज़्यादा रखती तो इस पहले लाइट को, इस मोटाई को पेनिट्रेट करना होता, फिर जाके किस पे आप आती, जंक्शन पे आती, तो इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती, कम हो जाती। तो इसको रखा पतला ताकि लाइट जल्दी से जल्दी किसके ऊपर इंसिडेंट हो, जंक्शन के ऊपर हो। जब ये जंक्शन पे आती है तो जंक्शन से ये जो इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, फ्री हुए हैं, इनकी एनर्जी क्या है, सफिशिएंट है। और ये एनर्जी से ये इससे क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और ये कहाँ आके गैदर हो जाते हैं, पूरे मेटेलिक फिंगर पे। अब बात ये भी आती है कि फिंगर क्यों बनाई है, पूरा कहना चाहिए पट्टा टाइप का ले लेते इस तरीके का, मतलब हमने क्यों पूरी प्लेट नहीं ले ली उठा के, हमने फिंगर्स क्यों बनाई, फिंगर्स इसलिए बनाते हैं ताकि सनलाइट जो है इनके बीच में जो ओपन स्पेस है, फ्री स्पेस है, इसमें से निकलते हुए किस पे इंसिडेंट हो, इस एरिया आपके डिप्लीशन लेयर पे। अगर इसको पूरा हम पैक कर देते तो फिर वही होता कि सनलाइट का आधा पोर्शन, आधी इंटेंसिटी तो उस पूरी प्लेट को कहना चाहिए पेनिट्रेट करने में क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। तो इसलिए इसको फिंगर टाइप का लेते हैं। इनके गैप से होते हुए लाइट आती है, किसके ऊपर आती है, आपके। और ये भी बात आती है कि डायरेक्ट क्यों नहीं कर लिया, तो डायरेक्ट इसलिए नहीं किया कि ऐसा ना हो कि सनलाइट अगर डायरेक्ट आती है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएं, हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जंक्शन जल जाए, सर्किट पूरा जलने का डर रहता है। इसलिए इसको इसके थ्रू करते हैं और इसको लगाना भी जरूरी होता है कि चूंकि बायसिंग नहीं है तो इलेक्ट्रॉन गैदर्ड कहाँ होंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो फ्री होते हैं वो किसके ऊपर गैदर्ड हो जाते हैं, इन फिंगर्स के ऊपर क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते हैं हम इनको कनेक्ट कर लेते हैं। तो अब अगला देख लीजिए, यही लिखा है कि एज अ रिजल्ट फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर जनरेटेड ईच साइड ऑफ द जंक्शन। ठीक है ना, इन पी टाइप मटेरियल, in p-type material the newly generated electrons are minority carriers। जो मतलब p टाइप में भी जो लाइट गई है वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, minority चार्ज कैरियर हैं, and move freely across the junction with no applied
बाइसिंग। क्यों? क्योंकि सनलाइट ऊपर का भाग है पतला, लाइट अगर आई पी टाइप में भी आई तो पी टाइप में भी मैंने बोला था ना कि माइनॉरिटी चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को भी क्या मिलेगी, सफिशिएंट एनर्जी मिलेगी और ये किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, इसकी प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और बिना किसी बाइसिंग के किसकी तरफ चले जाते हैं, अपने प्लेट की तरफ चले जाते हैं। नो अप्लाइड बाइसिंग। सिमिलरली इन द एन टाइप मटेरियल द न्यूली जनरेटेड होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड मूव फ्रीली अक्रॉस द जंक्शन विद नो अप्लाइड वोल्टेज। यहाँ पे जो होल्ड जनरेट होते हैं, मैंने यहाँ भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, आपके होल्स होंगे, तो ये भी आराम से किसकी तरफ मूव कर सकते हैं, पी टाइप की तरफ मूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनको भी क्या हो गई है, सफिशिएंट एनर्जी है। तो कुल मिला के ये होता है कि यहाँ पर जो है आपका ये जो डिप्लेशन लेयर है इसका एटम ब्रेक हुआ, एटम्स क्या हुए, सॉरी आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, फ्री हुए और वो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ गैदर्ड हुए उनको यदि मैंने एक रास्ता बना दिया, एक पाथ दे दिया, तो उस पाथ के थ्रू उनका क्या होता है, फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही वो फ्लो होना स्टार्ट होते हैं तो बीच में हम कोई भी लोड लगा देते हैं और उस लोड के थ्रू हम उसको क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो आपका सनलाइट हुआ, ये आपकी ये जो एनर्जी हुई, ये इस एनर्जी के कारण यहाँ पे आप बैटरी भी लगा सकते हो, तो बैटरी आपकी चार्ज हो सकती है। यदि कोई लोड लगा देते हैं, बल्ब लगा देते हैं, वो उसका क्या हो सकता है, एलिमिनेट हो सकता है। तो इस तरीके से काम यहाँ पर भी डिप्लेशन लेयर का हुआ है। ऊपर की सतह पतली रखी है, ऊपर अगर पी टाइप होता तो वो भी हम क्या रखते, पतला रखते। एन टाइप रखते हैं तो कहीं हमको ज़्यादा रिजल्ट मिलता है, उसको पतला रखने का रीज़न ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट सीधी किस पर आ सके, डिप्लेशन लेयर पे, डिप्लेशन लेयर के एटम्स को ब्रेक कर सके, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो सकें और कहाँ के इधर हो सकें, इधर हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या मिल सके, करंट मिल सके। तो इस तरह से ये किसकी वर्किंग होती है आपकी। In this way, depletion region potential causes the photocurrent to flow through the external load। और इस तरीके से जो आपका फोटो करंट, इसको फोटो करंट कहते हैं क्योंकि ये फोटो एनर्जी के कारण आया है। ये फोटो करंट होता है, फ्लो होता है थ्रू द फोटो करंट थ्रू द एक्सटर्नल लोड। ठीक है ना, ये हो गया आपका सोलार सेल। तो सोलार सेल को लिए हमको इसलिए बाइसिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि हम डायरेक्ट सनलाइट को किसके ऊपर करते हैं, इंसिडेंट कराते हैं, किसके ऊपर, डिप्लीशन लेयर पे। और कोशिश ये करते हैं कि ऊपर की चीज पतली हो तो डायरेक्ट सनलाइट किस पर ज्यादा पड़े, डिप्लीशन लेयर पर। ठीक है ना, ये दोनों डिफरेंसेस थे। इस तरीके से आपका सोलार सेल और ज़ीनर डायोड दोनों कंप्लीट होते हैं। इन दोनों को बहुत अच्छे से तैयार इसलिए भी करना है क्योंकि वाइवा में आपको इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब इसका जो है 3 क्वेश्चंस की बात मेरी है, तो इसमें से 2 क्वेश्चन आपके कवर हो चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन यानी कि हॉल्स इफेक्ट लेके आपसे फिर से मिलती हूँ। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ आपका क्या, हॉल्स इफेक्ट। ओके।